तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। कल हम सबने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज 51 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 100 तक चलेंगे। तो आज के इस 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए हैं उनमें आप सबका स्वागत है। उम्मीद है पिछले वाले क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिए होंगे, एक बार देखा होगा वीडियो, दोबारा उनको फिर से देखना और उनमें आंसर भी देने का प्रयास करना। अब जैसे मान लीजिए आज जो इस वीडियो में आप 50 क्वेश्चन देखोगे, उन क्वेश्चन को पहली बार आप देख लो, अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, फिर दोबारा से 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद या कल इसी वीडियो को दोबारा देखना और उसमें क्या करना, इन्हीं जो क्वेश्चन में जो है पढ़ूंगा उसका आंसर भी देखने का यानी देने का प्रयास करना। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मेगस्थनीज है वो किसके दरबार में रहता था। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा है अशोक और तीसरा है बिंदुसार और चौथा है दशरथ। जिनको आता है वो कमेंट करें, अगर नहीं आता है तो एक बार 50 के 50 पढ़ लो, दोबारा कल से इस वीडियो को फिर देखना और फिर उस पर के आके कमेंट करना। जो भी आज देखोगे देखना कल वो याद आपको रहता है या भूल जाते हैं। तो ये आपके कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 52 है, यानी आज का दूसरा बोलो और कल के 50 जोड़ लो, उस हिसाब से जो है 52 नंबर हो गया। तो कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध जो रचना है वो कौन सी है, तो कौटिल्य ने किसकी रचना की है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। मैंने आपको पहले दिन ही इसके बारे में बताया था, कई रचनाओं के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। अब बात करते हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा है वो है इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका किसने लिखी है, तो ये किसकी थी, ये मेगस्थनीज की थी। इस क्वेश्चन को भी हम पहले वाली क्लास में करवा चुके हैं, उम्मीद है आप सबको ये याद होगा। वहीं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वो है 54 यानी आज का चौथा प्रश्न। इसमें है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत वाला छांटना है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था, तो बिल्कुल ये सही है, यही था। अब बी वाला ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने यहां पर सौराष्ट्र के सुदर्शन झील का निर्माण कराया, तो बिल्कुल कराया, जो है यहां पर ये भी सही है। अब है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा लेकर जो है यहां पर आप कह सकते हैं कि वो श्रवण बेलगोला में प्राण उन्होंने त्याग दिए, तो ये भी सही है। अब डी क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ ऐसे यहां पर कोई नहीं, यानी इनमें से कह सकते हैं कोई नहीं। तो यहां पर देखो लिख रहा है इनमें से कौन सा असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं आप लगाएंगे, क्योंकि ऊपर के जितने भी ये मैंने पढ़े हैं वो सबके सब क्या है, वो सत्य हैं। और पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो इसमें नीचे दे रहा है इनमें से कोई नहीं, तो यही वाला आप लगाएंगे। अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर इसमें दिख रहे हैं, देखो 269 ईस्वी पूर्व और 261 ईस्वी पूर्व और 259 ईस्वी पूर्व और 251 ईस्वी पूर्व। जिनको आता है वो कमेंट करें, जिनको नहीं आता है उनको बता दें। 261 ईस्वी पूर्व मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर अपना जो है यहां पर आक्रमण किया था। वहीं अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर अगला है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो यहां पर पढ़ने की बात आ रही है, वो भी किसके शिलालेख, वो है आपके अशोक के। तो जो अशोक ने शिलालेख बनवाए थे उनको पहली बार पढ़ने वाले कौन थे, तो वो उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। फैन थेलर ऑप्शन है, विलियम जोन्स ऑप्शन है, चार्ल्स विल्किंस ऑप्शन है और जेम्स प्रिंसेप ऑप्शन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ही जो है पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर अगला जो प्रश्न आप देख रहे हो, लोक के किस शिलालेख में, यहां पर लोक लिख गया है, दरअसल यहां पर आपको लिखना चाहिए था अशोक, तो इसको सही कर लेना। यहां पर होगा अशोक। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है, तो इसमें यहां पर ऑप्शन में है 9वां 10वां 11वां और 13वां। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 13वां। तो 13वां जो शिलालेख है उसमें कलिंग विजय का वर्णन किया गया है और ये शिलालेख किसके हैं, अशोक के हैं। तो अशोक के 13वें जो है यहां पर शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं 58 वाले क्वेश्चन की, यानी आज का 8वां। तो निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम उसमें लिखा हुआ है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अहरोरा और फिर है आपका मास्की और फिर है एयरगुड़ी और फिर है आपका यहां पर सहसराम। तो यहां पर देखिएगा जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अगर आता है तो कमेंट करो, नहीं आता है तो आपको बता दें मास्की होगा राइट आंसर। और ये सब आपको आज पढ़ा रहे हैं, उसके बाद इसको कल फिर से देखना और उसमें फिर आंसर देने का प्रयास करना, या पिछले जो आपने
आपने 3 वीडियो देखे हैं उनको दोबारा देखना और उनमें फिर से आंसर देने का प्रयास करना। इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप तुरंत इतनी जल्दी जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पता चलेगा आपको याद रहा कि नहीं रहा, इस बारे में सोचना। क्योंकि किताब में लिख लिया, कॉपी पे लिख लिया, उसको आप देख रहे हैं, आपको लगेगा हाँ ये आता ये आता ये आता, लेकिन ऐसे कुछ नहीं आता। जब सामने क्वेश्चन होते हैं, आंसर नहीं हो पाते, तो पता चलता है कितना दूध का दूध पानी का पानी है। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और आपका अरामेइक इनमें प्राप्त होता है? तो वो इसमें 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं आपको। एक है यहां पर आपके सामने सरेकुना, दूसरा है आपका साहब जो है क्या है शाहबाज गढ़ी, तो शाहबाज गढ़ी है, और तीसरा है कालसी और चौथा है रुमिनदेई। तो यहां पर 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा, जिनको आता है करें, जिनको नहीं आता उनको बता दें। यहां पर सरेकुना जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और जो सा बनती है इसमें वो कौन सी बनती है, ऐसे वाली गुंडी वाली बनती है, टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आपका सरेकुना हो जाएगा राइट आंसर। अब बात करते हैं, अगला जो प्रश्न आ रहा है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, अशोक है, कनिष्क है, इनमें से कौन है? तो सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप इसको भी याद कर लेना, सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शन है हमेशा की तरह, जिनमें से पहला एक है 4, एक है 5, एक है 6 और एक है 7। तो ये कितने हो जाएंगे आपके? सही आंसर हो जाएगा 7। तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भागों में किया है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक हैं, दशरथ हैं और कुणाल हैं। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर है, जिनको आता है कमेंट करें, जिनको नहीं आता उनको बता दे, अशोक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक जो है यहां पर मौर्य शासक ने जो है धम्म का प्रतिपादन किया था। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर देखिएगा, असत्य हमको छांटना है। पहला है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो भाई बिल्कुल भेजा था, ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो ये भाई बिल्कुल थी, ये भी सही है। अब सी वाला है, अशोक के धर्म की परिभाषा राहुल जो ओबदास सूत नाम का एक ग्रंथ है उससे ली गई है, तो ये भी सही है। अब उपरोक्त में से कोई नहीं, जो ऑप्शन दे दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये गलत है और हमें गलत वाला ही छांटना है, तो ये असत्य कथन आपका डी वाला दे दिया गया है। अब चलते हैं 64 वाले प्रश्न पर आते हैं, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ऑप्शन में है धार्मिक कर को, या सिंचाई कर को, या निःशुल्क श्रम को, या फिर जो है भू राजस्व को। तो जो मौर्य काल में जो विष्टि बोला जाता है वो बोला जाता है निःशुल्क श्रम को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, 65 नंबर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये तो मुझे लगता है सबको आना चाहिए। गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? श्रीगुप्त था, ये राइट आंसर है। आप इसको नहीं याद है तो याद कर लो, और आज देखो पूरा वीडियो 50 प्रश्न का, और दोबारा जब याद हो जाए तो दोबारा से देखना, और राइट आंसर कमेंट में सबके आने चाहिए। अब बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन में है श्रीगुप्त, और आपका है घटोत्कच गुप्त, और है चंद्रगुप्त प्रथम, और है आपका समुद्रगुप्त। तो जो राइट आंसर है, जिनको आता है कमेंट करें, और जिनको नहीं आता है उनको बता दें कि वो चंद्रगुप्त प्रथम है आपके राइट आंसर। इन्हीं को जो है सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम काफी फेमस हैं। अब देखिएगा 67 नंबर, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आंसर आपके सामने जो है 4 दिखाई दे रहे होंगे, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। जो राइट आंसर है आपके वो कौन है? समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को, गुप्त शासक को जो यहां पर कविराज इनको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अब देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यह भी बहुत बार काफी जगह पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त है, रामगुप्त है, कुमारगुप्त है। तो भैया यहां पर राइट आंसर समुद्रगुप्त ही हो जाएंगे। इन्हीं को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं यहां पर 69 नंबर की, श्रीलंका के राजा
मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो ऑप्शन में आपके सामने है समुद्रगुप्त और है स्कंदगुप्त, आपके सामने है कुमारगुप्त और एक है उपगुप्त। तो इसमें जो आपके जो राइट हो जाएंगे वो कौन होंगे? वो आपके होंगे समुद्रगुप्त। तो ये काफी फेमस पर्सनालिटी है समुद्रगुप्त। चाहो तो आप इनके बारे में, इनका जीवनी उमनी कहीं से गूगल सर्च करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, इनसे कई क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है और कुमारगुप्त है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 71 नंबर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो भाई क्या कारण था कि चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उन्होंने चांदी के सिक्के जारी करवाए? तो देखिए यहां पर चार ऑप्शन, राजा बनने के, या हूणों को पराजित करने के, या शादी करने के, या शकों को पराजित करने के। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो शकों को पराजित करने के। तो जो शक थे उनको जो है चंद्रगुप्त विक्रमा ने जो है वहां पर शायद विजय पाई थी, इनको पराजित किया था, इसीलिए वहां पर उसी के उपलक्ष्य में, खुशियों में या यूं कहें उसी के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के वहां पर जारी करवा दिए इसने। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो यह भी काफी बार पूछा गया है और ऑप्शन में आप देख रहे हैं आपके सामने कौन कौन से हैं। ये रहे नीचे कुमारगुप्त हैं और आपके सामने स्कंदगुप्त हैं, आप ही के सामने समुद्रगुप्त हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्तकालीन नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक जो है उसमें दरबार थे शासन में। अब देखिए यहां पर आगे दिखाते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस बार सत्य वाला पूछा जा रहा है। तो इसमें है, महरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। साथ ही बी वाला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। तो ये भी सही है, ये भी सही लग रहा। अब भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ, ये भी सही है। उपरोक्त डी वाला भी दिया है कि उपरोक्त सभी सही है। तो भाई यहां पर उपरोक्त सभी सही है तो हमें डी वाला ऑप्शन राइट लगाना होगा, क्योंकि ऊपर के जितने भी दिए हैं वो सब सही है और ऊपर सत्य वाला ही कथन पूछ रहा है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है यहां पर लिखा है दीनार बोला जाता था, या रूपक, या जो है आपका कारसापड़, या फिर निष्क। तो यहां पर गुप्तकालीन स्वर्ण जो सोने के जो सिक्के होते थे उनको दीनार बोला जाता था। तो इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। साथ ही देखिएगा अगला प्रश्न है, इसमें है मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर के निर्माणों की जो कला है उसका जन्म जो है सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मौर्य काल में हुआ, या गुप्त काल में हुआ, या कुषाण काल में हुआ, या सैंधव काल में हुआ। तो इसका राइट आंसर अगर किसी को आता है तो बताएं, और जिनको नहीं आता है उनको मैं बता दूं, वो गुप्त काल में हुआ था। अब पूछा जा रहा है क्योंकि यहां पर मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्तों के काल से ही हुआ, और गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोगों को जो है ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ देखिए यहां पर अगला है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट बोल सकते हैं नमूना है। तो सर्वोत्कृष्ट नमूना देवगढ़ का दशावतार एक मंदिर, या फिर तिगवा का विष्णु मंदिर, या फिर जो है आपके सामने दिया हुआ है भीतर गांव का मंदिर, या फिर है भूमरा का शिव मंदिर। तो देखो यहां पर जो आपका गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? देवगढ़ का जो है आपका दशावतार जो मंदिर है ये फेमस है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस जो है काल में चलाए गए थे? तो गोत्र है, कुषाण है, वर्धन है, मौर्य है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? यहां पर ये गोत्र नहीं है, इसको गुप्त कर लेना। क्या कर लेना? इसको गुप्त कर लेना। मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, ये गलती से जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो ये आपका गुप्त होगा। तो गुप्तों के काल में ही जो है यहां पर सर्वाधिक सोने के सिक्के यहां पर चलाए गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं, ये है हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो ये भी काफी बार जो पूछा जाता है। अभी थोड़ा बैक हो गया है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, इसको हम आगे ले चलते हैं। अगले प्रश्न पर आते, ये रहा 78 नंबर। ये आपके सामने हर्षवर्धन की राजधानी पूछी गई है। ये काफी लोगों को आता होगा, जिनको आता है वो कमेंट करें, जिनको नहीं आता है तो उनको मैं बता दूं कि यहां पर जो 78 नंबर होगा वो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। तो ये हमारे इधर पास ही में हरदोई जिले के इधर हमारा जो मल्लावा क्षेत्र पड़ता है, इससे थोड़ी ही दूर पर कन्नौज है, और वही जो है कन्नौज बोला जाता है। तो वो क्या था? हर्षवर्धन यहीं से थे और इन्हीं की राजधानी थी। तो ध्यान रखना, यहां पर हर्षवर्धन की राजधानी पूछी जाए तो आप क्या कराएंगे? कन्नौज बताएंगे। अब
साथ ही 79 जो है चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है वो किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये है आपका ऑप्शन में है चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त या हर्षवर्धन या राज्यवर्धन। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हर्षवर्धन होगा, क्योंकि इन्हीं के जो है यहां पर शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है भारत आया था। तो ध्यान देना, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासन काल से जुड़ा हुआ है और इन्हीं के शासन काल में आया था। प्रयाग प्रशस्त्री की रचना किसने की थी? तो देखो यहां पर इसमें चार ऑप्शन बाणभट्ट हैं, हरिसेन हैं, रवि कीर्ति हैं, कालिदास हैं। तो जो आपका प्रयाग प्रशस्त्री है इसकी रचना की थी आपके हरिसेन ने, तो आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पुलकेशिन प्रथम है, अमोघ वर्षा है और पुलकेशिन द्वितीय है और देवपाल है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जिनको आता है बताएं और जिनको नहीं आता है उनको हम बता दें कि पुलकेशिन आपके द्वितीय हैं। कौन है? पुलकेशिन द्वितीय हैं। इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है आगे बढ़ने से रोक दिया था। अब बात करते हैं 82 नंबर की, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट है। नागभट्ट प्रथम ऑप्शन में है, वत्सराज है, हर्षवर्धन है, मिहिरभोज है। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा नागभट्ट। तो नागभट्ट जो प्रथम है वो गुर्जर प्रतिहार वंश की इन्होंने स्थापना की थी। तो पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार वंश के स्थापना किसने की? तो नागभट्ट प्रथम ने की। अब देखिए महान प्रतिहार राजा कौन था? तो इसमें धर्मपाल हैं, हर्ष हैं, मिहिरभोज हैं और महेंद्रपाल हैं। तो महान जो प्रतिहार राजा था वो आपका कौन था? जल्दी से बताएं। तो वो मिहिरभोज था, जो कि महान प्रतिहार राजा बोला जाता है मिहिरभोज को। अब देखिएगा यहां पर 84 राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो एक राजशेखर नाम के व्यक्ति थे जो कि किसके जो है बताया जा रहा है कि दरबार में कवि के रूप में थे। तो यहां पर चार ऑप्शन महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट प्रथम, मिहिरभोज और वक्तराज। तो यहां पर है आपके महेंद्रपाल प्रथम के ये जो है यहां पर दरबार के कवि थे राजशेखर जो है। अब यानी राजशेखर किस प्रतिहार शासक के? तो महेंद्रपाल जो प्रथम शासक था उसके काल में जो राजशेखर व्यक्ति थे ये कवि के रूप में जो है थे। अब बात करते हैं यहां पर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि जो है आदि वाराह थी वगैरह थी बोली जा रही है? तो उपाधि आदि वाराह बोली जाती है। क्या बोली जाती है? आदि वाराह। तो वो थी। तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलते हैं चार, एक वत्सराज, एक आपके सामने नागभट्ट द्वितीय, एक है मिहिरभोज, एक है नागभट्ट प्रथम। तो इसका भी राइट आंसर मिहिरभोज हो जाएगा, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं यहां पर 86 वाली, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? भरत भट्ट प्रथम जो है वो इससे जुड़े हुए यहां पर नहीं है, बाकी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहां पर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो ये 87 है, ये आपके मिहिरभोज ही थे, इन्होंने ही यहां पर प्रमाण की उपाधि ली थी। अब देखिए अगला प्रश्न है मिहिरभोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके कौन है? प्रतिहार से है। तो प्रतिहार से कौन है? मिहिरभोज। अभी आपने बताया, एक दूसरे को एक याद कर लो तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए 89 यहां पर 89, हाँ। अब देखिए यह कौन सा सुमेलित नहीं है? नागभट्ट प्रथम 730 से 756 दिया है और यहां पर ऐसे ही जो है यहां पर एक वत्सराज हो गए आपके 775 से 800, नागभट्ट द्वितीय 800 से 833, मिहिरभोज 950 से 1000। तो यही आपके जो है राइट आंसर हो जाएंगे, यही आपके सुमेलित नहीं है। बाकी ऊपर के सभी सुमेलित हैं। चाहो तो नागभट्ट प्रथम उनका सब टाइम पीरियड आप नोट कर लो और याद कर लो। अब देखिए आपके 90 वाले में है, किस चालुक्य शासक के काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके भीमराज जो प्रथम थे, इन्हीं के जो है यहां पर शासन काल में ये लूटा गया था, भीमराज प्रथम के। अब देखिएगा यहां पर गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा चंद्रदेव। तो चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहां बनवाया था? तो 92 का जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ में बनवाया था। ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर हम जो है हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? तो जो हम्मीर एक महाकाव्य है उसमें जो चौहान लोग हैं उनको बताया गया है सूर्यवंशी। क्या बताया गया है इनको? सूर्यवंशी। तो आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं 94, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी?
तो ये आपके जो अजय राज जी हैं इनके द्वारा की गई थी। तो अजय राज जो शासक हैं इनके द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। अब ऐसे याद कर लो, अजमेर और अजय राज, काफी ये मेल खाता है, अजमेर और अजय राज, ठीक। ऐसे भी आप याद कर लीजिए। किस वंश की सीमाएं सपदलाक्ष नाम से जानी जाती हैं, एक ये भी यहां पर क्वेश्चन है। तो ये आपकी चौहान जो वंश है इसकी जो है सीमाएं बताया जाता है सपदलाक्ष के नाम से जानी जाती हैं। चाहो तो याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक, ये इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने आपको बताया भी था। तो पृथ्वीराज रासो के कौन है? चंद्रवरदाई हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में ही इसको बताया था। अब देखिए यहां पर अगला प्रश्न पर चलते हैं। यह पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज जो विजय है इसका लेखक कौन है? तो आपके जो है जयानक जो है बोले जाते हैं, ये पृथ्वीराज जो विजय है उसके ये लेखक हैं। कौन? जयानक। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा एक सुमेलित जो है तो सुमेलित है पूछा गया है। तो इसमें आपके सामने है पृथ्वीराज तृतीय 1178 से 1192। तो ये तो सुमेलित है, तो ये राइट आंसर है। अब अगला देखो क्या वो भी है, अरणोराज 1150 से 1170, तो ये सुमेलित नहीं है। अजय राज 1120 से 1130, ये भी सुमेलित नहीं है। वासुदेव 1101 से 1126, ये भी सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, एक तो है यहां पर नन्नुक, और दूसरे हैं वासुदेव, तीसरे हैं उपेंद्र, और चौथे हैं कीर्तिवर्मन। तो यहां पर जो आपके नन्नुक हैं वो आपके जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चंदेल वंश की इन्होंने ही स्थापना की थी। अब देखिए चंदेल किस के सामंत थे? तो चंदेल किसके सामंत थे? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन, चौहानों के, परमारों के, प्रतिहारों के और चालुक्यों के। तो जो चंदेल हैं वो आपके जो है प्रतिहारों के सामंत थे। किसके? प्रतिहार जो लोग थे उनके सामंत थे चंदेल लोग। तो इस तरह से आपके आज जो ये खत्म होते हैं कितने? 50 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी सीरीज में अब आपके टोटल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, क्योंकि कल एक 50 का दिया, आज भी 50 का दिया, तो 100 तक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके पहले 10-10 करके मैंने 2 वीडियो दिए हैं, तो चाहो उनको देख लो, उनमें भी काफी मटेरियल था। तो अब हम अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे और थोड़ा बढ़ा करके क्वेश्चन देने के लिए। तो बने रहना, जल्द से जल्द जो है 2 दिन में या कल तक या परसों तक हम आपका पूरा ये इतिहास वाला पोर्शन कंप्लीट करा देंगे। फिर उसके बाद अगले जो है चैप्टर पर आएंगे। तो आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगते हैं? अगर पसंद आते तो लाइक करना। एक बात बिल्कुल ना भूलना कि प्रयास करते रहना पढ़ने का। अब जैसे कोई वीडियो आपने आज मान लीजिए देख लिया, अब वो आपको हमेशा याद नहीं रहेगा। आज देखा है तो क्या याद रहा क्या नहीं, उसके लिए दोबारा देखना और कमेंट में आंसर देने का भी प्रयास करना। जो लोग आंसर देते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यही एक प्रक्रिया जिसके चलते